नमस्ते दोस्तों। अगर आपने हमारी इन द पावर ऑफ हैबिट किताब के पहले हिस्से नहीं देखे हैं तो कृपया पहले उन हिस्सों को देखें। यह अध्याय तभी पूरी तरह समझ में आएगा जब आप शुरुआत से हमारी सीरीज को फॉलो करेंगे। इस अध्याय में आप जानेंगे आदत बदलने का प्रभाव। जब हम अपनी आदतें बदलते हैं तो हमारा पूरा जीवन बदल सकता है। नई आदतें हमें बेहतर, खुशहाल और सफल बना सकती हैं। इस किताब को सुनने के बाद का असर, एडिक्शन रिकवरी, किसी भी बुरी लत से छुटकारा पाने का सही तरीका, सेल्फ डिसिप्लिन, अनुशासन और आत्मनियंत्रण कैसे हमारे लक्ष्य प्राप्त करने में मदद करते हैं, सेल्फ इंप्रूवमेंट, अपने आप को हर दिन बेहतर बनाने के तरीके। तो दोस्तों, इस ऑडियो को ध्यान से सुने और अपनी जिंदगी में सकारात्मक बदलाव लाएं। अपना हेडफोन पहने ताकि आपको एक बेहतर अनुभव मिले। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को ताकि ऐसे ही शानदार कंटेंट आप तक पहुंचते रहे। चलिए शुरू करते हैं इस अद्भुत यात्रा को। इतना सटीक परिणाम देता था कि इससे यह तक पता लगाया जा सकता था कि ग्राहक 1 मिनट में औसतन कुल कितने सेंट खर्च कर रहा है। तो निश्चित ही हर्राज एंटरटेनमेंट को पता था कि एनजी बैचमैन ने कुछ ही साल पहले खुद को दिवालिया घोषित किया था, जिसके चलते उसे $20,000 का कर्ज नहीं चुकाना पड़ा था। पर उस मैनेजर से बातचीत होने के कुछ ही समय बाद उसे कैसीनो की ओर से फोन आने लगे। उसे घर से मिसिसिपी के कैसीनो लाने के लिए फ्री लिमोजीन कार की सुविधा का प्रस्ताव दिया जाता। इसके अलावा उसे अपने पति के साथ ताहो झील की हवाई यात्रा का प्रस्ताव भी दिया गया, जहां उसे एक बड़े होटल के स्वीट में ठहराया जाता और साथ ही ईगल के कंसर्ट के टिकट भी दिए जाते। बैचमैन ने बताया कि जब उन्हें यह प्रस्ताव दिया गया तो उन्होंने जवाब में कहा, मेरे और मेरे पति के साथ हमारी बेटी भी होगी और वह अपने एक दोस्त को भी साथ ले जाना चाहती है। एनजी की इस मांग को कंपनी ने फौरन मान लिया। कंपनी ने सभी का हवाई किराया और होटल में ठहरने का खर्च वहन किया। ईगल के कंसर्ट में एनजी बैचमैन और उसके परिवार को सबसे आगे की सीट दी गई। इसके अलावा कंपनी की ओर से उसे $10,000 भी दिए गए ताकि वह जब चाहे जुआ खेल सके। एनजी बैचमैन के पास ऐसे प्रस्ताव आते रहते थे। हर सप्ताह किसी न किसी कैसीनो की ओर से फोन आता और एनजी से पूछा जाता कि क्या वह लिमोजीन कार की सवारी करना, संगीत कार्यक्रमों में जाना या कैसीनो के खर्चे पर हवाई यात्रा करना पसंद करेगी। शुरुआत में एनजी ने इन सब चीजों से बचने की कोशिश की, लेकिन कुछ दिनों बाद उसने इन सभी प्रस्तावों को स्वीकार करना शुरू कर दिया। एक बार एनजी की एक सहेली ने उससे कहा कि उसका सपना है कि वह अपनी शादी का कार्यक्रम किसी ऐसी वैसी जगह के बजाय लॉस वेगास में आयोजित करे। एनजी ने फौरन फोन लगाया और अगले ही सप्ताहांत वे सब लॉस वेगास के सबसे लग्जरी होटलों में से एक प्लाजो नामक होटल में थे। एनजी ने मुझे बताया, ऐसा नहीं था कि कैसीनो इंडस्ट्री के लोगों से मेरी कोई जान पहचान थी। मैंने तो जब फोन करके इसके बारे में पता लगाने की कोशिश की तो टेलीफोन ऑपरेटर ने मुझसे कह दिया था कि लोग फोन पर होटल के बारे में विस्तृत जानकारी नहीं देते। इस होटल के स्वीट्स बिल्कुल वैसे ही थे जैसे फिल्मों में दिखाए जाते हैं। मेरे स्वीट में 6 बेडरूम और एक टेक था। इसके अलावा हर कमरे में रहने वाले इंसान के निजी उपयोग के लिए हॉट टब भी था और तो और मेरे लिए एक अलग बावर्ची की सुविधा भी उपलब्ध थी। कैसीनो पहुंचते ही एनजी की जुआ खेलने की आदत फिर से हावी हो गई। वह घंटों तक हर्राज एंटरटेनमेंट, जिसे अब सीजर एंटरटेनमेंट के नाम से जाना जाता है, ने बैचमैन के को निराधार बताया है। उनकी टिप्पणियों को नोट्स में देखा जा सकता है। लगातार जुआ खेलती रहती। शुरुआत में उसने छोटे दांव लगाए और सिर्फ उसी पैसे से जुआ खेला जो कैसीनो ने उसे दिया था। फिर धीरे धीरे एनजी ने बड़े दांव लगाने शुरू कर दिए और एटीएम में से अपना निजी पैसा निकालकर जुआ खेलने लगी। उसे एक बार भी यह एहसास नहीं हुआ कि वह फिर से पहले जैसी गलती कर रही है। अंततः वह हर दांव पर तो $100 से $300 लगाने लगी। कभी कभी तो वह एक दिन में 12 घंटों तक लगातार जुआ खेलती रहती थी। एक दिन उसने घंटों जुआ खेलने के बाद $60,000 जीत ली, तो अन्य मौकों पर उसने $40,000 जीते। एक बार तो वह $1,00,000 लेकर लॉस वेगास गई और सब हार गई, पर इससे उसकी जीवन शैली पर जरा भी फर्क नहीं पड़ा। उसके बैंक अकाउंट में अब भी इतने पैसे थे कि उसे फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं थी। वैसे भी उसके माता पिता विरासत में इतनी सारी संपत्ति इसीलिए छोड़कर गए थे ताकि उनकी बेटी जीवन का आनंद उठा सके। एनजी बैचमैन कभी कभी अपनी ओर से कोशिश करती कि जितना हो सके उतना कम जुआ खेले,
पर कैसीनो की ओर से बार बार कुछ न कुछ ऐसा किया जाता कि वह चाह कर भी जुए से दूर नहीं रह पाती। एंजी बताती है, एक बार तो कैसीनो के एक होस्ट ने मुझसे कहा कि अगर मैं अगले सप्ताह जुआ खेलने नहीं आई तो उसे नौकरी से निकाल दिया जाएगा। वे लोग तो ये तक कह देते थे कि हमने आपको इतने बड़े संगीत कार्यक्रम में भेजा, इतने अच्छे होटल में ठहराया, पर फिर भी आप आजकल पर्याप्त जुआ नहीं खेल रही हैं। हालांकि इसमें कोई दो राय नहीं कि वे लोग मेरे लिए ऐसे कई शानदार इंतजाम करते रहते थे। सन 2005 में उसके पति के दादी की मृत्यु हो गई। उनके अंतिम संस्कार के लिए एंजी अपने परिवार सहित अपने पुराने शहर आ गई। अंतिम संस्कार के एक रात पहले एंजी इसके लिए खुद को मानसिक रूप से तैयार करने के मकसद से कैसीनो पहुंच गई। वहां उसने करीब 12 घंटों तक लगातार जुआ खेला और दुर्भाग्यवश $2.5 लाख हार गई। उस रात मानो उसे एहसास भी नहीं हुआ कि कुछ ही घंटों में उसका कितना बड़ा नुकसान हो गया है। बाद में जब उसने इस पर विचार किया तो उसे एहसास हुआ कि उसने $1 मिलियन की अपनी विरासत में मिली संपत्ति में से 1/4 हिस्सा जुए में गंवा दिया है। पल भर के लिए उसे लगा जैसे ये सब झूठ है। वह लंबे समय से खुद से तरह तरह के झूठ बोल रही थी, जैसे कि उसकी शादी अच्छी चल रही है, भले ही उसके और उसके पति के बीच कई कई दिनों तक बोल चाल बंद रहे। उसके दोस्त उसके सबसे करीब हैं, भले ही उन्होंने एंजी के साथ लॉस वेगास घूमने के बाद कभी अपनी शक्ल तक न दिखाई हो। वह एक अच्छी माँ है, भले ही उसकी बेटियां भी उसी की तरह कम उम्र में गर्भवती होने की गलती कर रही हों। अगर उसके माता पिता जिंदा होते तो उसे विरासत में मिली संपत्ति को इस तरह बर्बाद करते देखकर भी उन्हें बुरा नहीं लगता। उसे ऐसा लगता था मानो उसके पास बस 2 ही विकल्प बचे हैं, पहला कि वह खुद से झूठ बोलती रहे और दूसरा कि वह इस बात को स्वीकार करे कि उसने हर उस चीज का गलत फायदा उठाया है जिसके लिए उसके माता पिता ने जिंदगी भर कड़ी मेहनत की थी। उसने अपने पति से यह बात छुपा ली कि वह $1 मिलियन का 1/4 हिस्सा जुए में गंवा बैठी है। एंजी बताती है, जब भी कभी मेरे साथ कोई बड़ी गड़बड़ होती तो मैं उससे अपना ध्यान हटाकर किसी नई चीज पर ध्यान केंद्रित कर लेती। हर राज एंटरटेनमेंट की ओर से उसे अभी भी लगातार फोन आते रहते थे। एंजी बताती है, यह हताशा तब शुरू होती है जब आपको एहसास होता है कि आपने बहुत कुछ खो दिया है। तब आपको लगता है कि आप फिलहाल रुक नहीं सकते, क्योंकि आपने जो भी हारा है उसे आपको दोबारा जुआ खेलकर वापस जीतना है। कभी कभी मैं बड़ा अजीब सा महसूस करती और किसी भी चीज पर ढंग से सोच विचार न कर पाती। तब भी मुझे पता होता था कि अगर मैं सब कुछ भूल कर एक बार फिर कैसीनो जाकर जुआ खेल लूं तो मेरा मन शांत हो जाएगा। फिर उनकी ओर से फोन आ जाता और मैं एक बार फिर कैसीनो जाने के लिए हाँ कर देती, क्योंकि अपनी आदतों से हार मानना सबसे आसान होता है। मुझे वाकई विश्वास था कि मैंने जुए में जितने पैसे हारे हैं मैं उन्हें दोबारा जीत सकती हूँ, क्योंकि अगर जीतना संभव नहीं होता तो भला जुआ खेलना वैध क्यों होता? आखिर यह खेल इसी तरह तो चलता है ना? रेजा हबीब नामक एक कॉग्निटिव न्यूरोलॉजिस्ट, संज्ञात्मक तंत्रिका विज्ञानी ने सन 2010 में एक प्रयोग किया। उन्होंने 22 लोगों को एमआरआई मशीन के अंदर लिटाकर गोल गोल घूमती एक स्लॉट मशीन को लगातार देखने को कहा। इनमें से आधे लोग जुआ खेलने की लत से ग्रस्त थे। ये लोग जुआ खेलने के चक्कर में जीवन के हर क्षेत्र में गलतियां कर चुके थे। वे अपने परिवार से झूठ बोलते थे, उनके चेक कैसीनो में बाउंस होते रहते थे और वे कई बार घर से निकलकर ऑफिस जाने के बजाय जुआ खेलने चले जाते थे। जबकि बाकी आधे ऐसे लोग थे जो किसी विशेष अवसर पर दोस्तों के साथ कभी कभी ही जुआ खेला करते थे, पर वे जुए के लती नहीं थे। इन सभी लोगों को एक संकरी ट्यूब नुमा मशीन में पीठ के बल लिटा दिया गया और सामने लगी एक वीडियो स्क्रीन पर दिखाए जा रहे एक चक्र को देखने को कहा गया। उस चित्र में सुनहरी सलाखें सेब बने हुए थे और 7 नंबर की लॉटरी का चिन्ह अंकित था। यह स्लॉट मशीन एक बार में 3 परिणाम देती थी। एक परिणाम जीत का होता था, दूसरा हार का और तीसरा जीत के करीब पहुंचकर बाजी हाथ से निकलने का। ये तीनों परिणाम स्लॉट मशीन में एक दूसरे की बराबरी पर आते आते रह जाते थे। इसमें कोई भी न तो $1 भी जीत सका और न कुछ हारा। उन्हें बस वीडियो स्क्रीन को लगातार देखना था और एमआरआई मशीन उनकी तंत्रिका संबंधी गतिविधियों को रिकॉर्ड करती जा रही थी।
हबीब बताती हैं, हमारी रुचि विशेष रूप से मस्तिष्क के उन हिस्सों को देखने में थी जो आदतों और लतों से संबंधित होते हैं। तंत्रिका विज्ञान के नजरिए से बात करें तो हमने पाया कि जिन लोगों को जुए की लत होती है वे जुए में जीत को लेकर अधिक उत्साहित होते हैं। जब भी स्लॉट मशीन के तीनों परिणाम एक साथ सामने आते तो भले ही वे एक भी डॉलर न जीत रहे हों, पर अगर उन्हें जीत मिलती थी तो उनके मस्तिष्क के भावना और इनाम संबंधी हिस्से बाकी सहभागियों के मुकाबले कहीं ज्यादा सक्रिय हो जाते थे। पर सबसे दिलचस्प थे जीत के करीब पहुंचकर बाजी हाथ से निकलने वाले परिणाम। जुए के लती लोग इसे अपनी जीत की तरह ही देखते थे। उनका मस्तिष्क इन परिणामों पर भी जीत जैसी प्रतिक्रिया देता था। पर जिन लोगों को जुए की लत नहीं थी वे इन परिणामों को अपनी हार की तरह देखते थे। उन्हें जुए की लत नहीं थी, इसलिए उनके लिए यह समझना ज्यादा आसान था कि जीत के करीब पहुंचकर बाजी हाथ से निकलने का मतलब सिर्फ हार होता है, जीत नहीं। इसमें सहभागी लोगों के दो अलग अलग समूह समान घटना के साक्षी बने, पर तंत्रिका विज्ञान के नजरिए से उस घटना को देखने का उनका तरीका एक दूसरे से बिल्कुल अलग था। जिस समूह के सहभागियों को जुए की लत नहीं थी, उन्हें जीत के करीब पहुंचकर बाजी हाथ से निकलने के बावजूद एक मानसिक सनसनी का एहसास होता था। हबीब का मानना था कि इसी के चलते जुए के लती लोग बाकी लोगों के मुकाबले कहीं ज्यादा देर तक लगातार जुआ खेलते रहते थे, क्योंकि जीत के करीब पहुंचकर बाजी हाथ से निकलने वाले परिणाम उनकी उन आदतों को सक्रिय कर देते थे जो उन्हें अगला दांव खेलने को उकसाती थी। जबकि जिन्हें जुए की लत नहीं थी और जो कभी कभी जुआ खेलते थे, इन परिणामों से उनकी वे आदतें सक्रिय हो जाती थीं जो उन्हें यह विचार करने पर मजबूर करती थीं कि के चक्कर में मेरा और नुकसान हो, उससे बेहतर है कि मैं खेलना बंद कर दूं। इस जुए हालांकि ये स्पष्ट नहीं हो सका कि जुए के लती लोगों का मस्तिष्क अलग क्यों होता है। क्या इसलिए क्योंकि वे पैदाइशी ही ऐसे थे, या फिर स्लॉट मशीन, ऑनलाइन पोकर और कैसीनो जाने जैसी जुआ खेलने की विभिन्न गतिविधियों में शामिल होने पर उनके मस्तिष्क के काम करने का तरीका ही बदल जाता है। हालांकि इस प्रयोग से एक बात साफ हो चुकी थी कि जुए के लती लोग जिस ढंग से किसी भी सूचना या जानकारी को ग्रहण करते थे, उस पर तंत्रिका संबंधी अंतरों का काफी प्रभाव पड़ता था। इससे स्पष्ट हो जाता है कि कैसीनो में कदम रखते ही एनजी बैचमैन आत्मनियंत्रण क्यों खो देती थी। गेमिंग कंपनियां जुआरियों की इस प्रवृत्ति से अच्छी तरह परिचित होती हैं, इसीलिए पिछले कुछ दशकों में स्लॉट मशीनों को दोबारा इस ढंग से प्रोग्राम किया गया है ताकि वे जीत के करीब पहुंचकर बाजी हाथ से निकलने वाले परिणाम ज्यादा से ज्यादा दें। इन परिणामों के बावजूद भी जो जुआरी दांव लगाना जारी रखते हैं, उन्हीं के कारण कैसीनो से लेकर रेस ट्रैक्स और स्टेट लॉटरी जैसे अलग अलग जुए संचालकों के लिए इतने लाभप्रद होते हैं। अपनी पहचान छुपाने की शर्त पर बातचीत को तैयार हुए एक स्टेट लॉटरी सलाहकर्ता का कहना है कि जीत के करीब पहुंचकर बाजी हाथ से निकलने वाले परिणाम को लॉटरी से जोड़ना आग में घी डालने जैसा होता है। आप जानना चाहते हैं कि लॉटरी की बिक्री में इतना उछाल क्यों आया है? क्योंकि हर टिकट को इस तरह से डिजाइन किया जाता है जिस पर अपना लकी नंबर खरोंचने पर आपको लगे कि आप बस करीब करीब जीत ही गए हैं। वे थे हबीब ने अपने प्रयोग में इंसानी मस्तिष्क के जिन हिस्सों को जांचा परखा था, बेसल गैंग्लिया और ब्रेन स्टेम। ये वही हिस्से हैं जहां से इंसान की आदतें, साथ ही नींद में घबराहट से जुड़ा इंसानी व्यवहार तय होती है। पिछले एक दशक में जैसे जैसे मस्तिष्क के 3,19,90 के दशक के आखिरी दौर में स्लॉट मशीन का निर्माण करने वाली दुनिया की सबसे बड़ी कंपनियों में से एक ने नई स्लॉट मशीनों के निर्माण में मदद के लिए एक भूतपूर्व वीडियो गेम एग्जीक्यूटिव को नौकरी पर रखा। अब लगभग हर स्लॉट में कई ट्विस्ट होते हैं, जैसे फ्री स्पिन्स और आइकॉन्स के एक बराबरी पर आने पर बजने वाली ध्वनियां। इसके अलावा इनमें जुआरी को कुछ छोटे छोटे भुगतान भी मिलते रहते हैं ताकि उसे यह लगता रहे कि वह जीत रहा है, जबकि वास्तव में इसी के चलते जुआरी जितना पैसा जीत रहे होते हैं उसे कहीं ज्यादा पैसा जुए में लगा रहे होते हैं। सन 2004 में कनेक्टिकट स्कूल ऑफ मेडिसिन में व्यसन से जुड़ी बीमारियों के शोधकर्ता ने न्यूयॉर्क टाइम्स के रिपोर्टर से कहा था, ये मशीनें इंसान के दिमाग को बेहद खूबसूरत
ढंग से हेरफेर में फंसा देती हैं। जुए का और कोई भी प्रकार इंसानी दिमाग के साथ इतना हेरफेर नहीं करता जितना ये मशीनें करती हैं। इस हिस्से पर प्रभाव डालने वाली दवाइयों की एक नई श्रेणी सामने आई है, जैसे पार्किंसन नामक रोग की दवा। वैसे वैसे हमें इस बारे में काफ़ी कुछ पता चला है कि कुछ आदतें बाहरी उत्तेजकों के प्रति कितनी संवेदनशील होती हैं। अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और कनाडा जैसे देशों में दवा निर्माताओं पर मुकदमे ठोंक कर ये आरोप लगाए गए हैं कि उन्होंने अपनी दवाओं से मरीजों के आदत रूपी फंदे को निशाना बनाकर उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा जुआ खेलने, खाने, खरीदारी करने और हस्त मैथुन करने के लिए बाध्य किया। सन 2008 में मिनेसोटा की फेडरल ज्यूरी ने एक दवा निर्माता कंपनी को $8.2 मिलियन का हर्जाना एक मरीज को देने का आदेश दिया। उस मरीज का आरोप था कि कंपनी की दवा के सेवन से उसके मस्तिष्क पर ऐसा असर हुआ कि वह लगातार जुआ खेलने को बाध्य हो गया और $2.5 लाख हार गया। अदालतों में ऐसे सैकड़ों मामले चल रहे हैं। हबीब कहती है, इन मामलों में निश्चित तौर पर यह कहा जा सकता है कि मरीजों का अपने आप पर कोई नियंत्रण नहीं होता, क्योंकि ऐसी दवाएं उपलब्ध हैं जो मरीजों की न्यूरोकेमिस्ट्री को प्रभावित कर सकती हैं। पर जब हम जुए के लती लोगों के मस्तिष्क पर नजर डालते हैं तो उनमें काफी समानता नजर आती है। बस फर्क यह है कि अपने मामले में वे किसी दवा को दोष नहीं दे सकते। जुए के लती कई लोगों ने विभिन्न प्रयोगों के दौरान शोधकर्ताओं को बताया कि वास्तव में वे जुआ खेलना नहीं चाहते, लेकिन जब भी जुए की तलब लगती है तो वे खुद को रोक नहीं पाते। तो फिर हम ये क्यों कहते हैं कि इन जुआरियों का खुद पर पूरा नियंत्रण होता है, जबकि पार्किंसन के रोगियों का खुद पर कोई नियंत्रण नहीं होता? 18 मार्च 2006 को एनजी बैचमैन हर्राज के निमंत्रण पर हवाई यात्रा करके कंपनी के एक कैसीनो में पहुंची। तब तक उसका बैंक अकाउंट करीब करीब खाली हो चुका था। जब एनजी ने हिसाब लगाया कि अब तक वह अपने जीवन में जुए में कितना पैसा हार चुकी है, तो यह आंकड़ा $9 लाख तक पहुंच चुका था। उसने हर्राज के अधिकारियों को स्पष्ट बता दिया था कि वह करीब करीब कंगाल हो चुकी है। इसके बावजूद हर्राज के कर्मचारी ने उसे फोन पर कैसीनो आने का निमंत्रण दिया और कहा कि उसे फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि वे उसे जुआ खेलने के लिए उधार देने को तैयार हैं। मैं चाहकर भी ना नहीं कह सकी। जब भी वे मेरे सामने ऐसा कोई प्रस्ताव रखते तो मेरा दिमाग काम करना बंद कर देता और मैं सही गलत का फर्क भूल जाती। मैं जानती हूं कि मेरी बात सुनकर आपको ऐसा लग रहा होगा कि मैं बहाना बना रही हूं, पर वे लोग हमेशा द पावर ऑफ हैबिट किताब को यहां तक सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये किताब आपको कैसी लगी हमें ज़रूर बताएं और अगले भाग का इंतज़ार करना न भूलें, जो जल्द ही आपके लिए आ रहा है। अगर आपको ये किताब अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने विचार कमेंट में ज़रूर शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।